हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इंडिया जीके में जो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें हम आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे और इसका नाम है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपका यही पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी है वो कौन से अनुच्छेद में आपका दिया गया है, कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि सेंटर में जो है वो क्या होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। और स्टेट में क्या होता है, स्टेट जो राज्य है, जितने भी राज्य है उसमें जो आपका होता है एडवोकेट जनरल, उसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल आपका होता है भाई स्टेट में। ठीक है, जिसको एजी बोला जाता है। और एडवोकेट जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता। तो ये आपका जो है स्टेट्स में होता है, जो राज्य होता है, ठीक है, उसमें होता है राज्य सरकार का जो मतलब विधिक जो अधिकारी होता है ये। ठीक है, और जो सेंटर में आपका होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं। और ये जो महान्यायवादी जो क्या होता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन थे, एमसी सीतलवाड़। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आता है डायरेक्टली। ठीक है भाई, पहले जो अटॉर्नी जनरल, पहले महान्यायवादी कौन थे भारत के, तो एमसी सीतलवाड़। और जो महान्यायवादी होता है वो भारत का जो है प्रथम विधिक अधिकारी होता है। मीन्स यूँ कहें कि केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका प्रथम लीगल ऑफिसर या विधिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और महाधिवक्ता आपका जो स्टेट्स में होता है वो आपका स्टेट का प्रथम आपका लीगल ऑफिसर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है लॉ ऑफिसर ऑफ जो है स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल, जिसको हम महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट का जो आपका महाधिवक्ता होता है उसके आर्टिकल पे जाएं, अगर आपको सेंटर का याद है, सेंटर का यहाँ पे सेंटर में जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है 76 आर्टिकल में मैंने ट्रिक बताई थी, प्लस 89 करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है पहुंच जाएंगे कहाँ पे, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे स्टेट के आर्टिकल में। तो स्टेट में जो आपका होता है महाधिवक्ता, जिसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, तो उसका आर्टिकल क्या है आपका 165। ठीक है, तो क्या होगा 165, इसमें 89 जो है प्लस कर देंगे 76 में, स्टेट के में हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आपका जो अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी भाई केस आएंगे उनको जो है कौन देखता है, उनको अटॉर्नी जनरल जो है देखता है, उनको जो है कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल लड़ेगा, महान्यायवादी लड़ता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो ये महान्यायवादी है इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको इसका जो रिमूवल जो है वो किसके द्वारा होता है। तो जो इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन किसकी सलाह पे नियुक्त करता है, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसकी सलाह पर जो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। और इसको हटाने का जो काम भी कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की सलाह पर। बात करें कि जो ये किसके प्लेजर में काम करता है, तो जो अटॉर्नी जो आपका जनरल होता है महान्यायवादी, ये जो है किसके प्रसाद पर्यंत जो है काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति है उसको कभी भी हटा सकता है, उसको कभी भी नियुक्त कर सकता है, इसलिए ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर में हमेशा काम करता है। बात करें कि ये अपना अगर रिजाइन देना चाहे तो किसे देता है, तो राष्ट्रपति को ही अपना ये रिजाइन देता है। इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल जो है कितना होता है, कितने जो है टाइम के लिए अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है, तो भाई ये आपका फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर इसको कभी भी हटाया जा सकता है और इसको नियुक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो सारी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अगर बात करें कि जो है राइट टू ऑडियंस, यहाँ पे इसको जो सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो जितने भी आपकी कोर्ट है इंडिया में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जितनी भी आपकी कोर्ट है उसमें सुनवाई का जो है इसको राइट दिया गया है, सुनवाई का अधिकार दिया गया है, राइट टू ऑडियंस इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी जो है मतलब कोई भी जो कोर्ट हो वहाँ पे ये अब मतलब सुनवाई कर सकता है, सुनवाई का इसको अधिकार है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को। बात करें कि लोकसभा और विधान जो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में क्या जो है ये बैठ सकता है, ठीक है, क्या वहाँ पे ये सलाह दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। तो जो आपका महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जिसे हम बोलते हैं, तो वो भाई जैसे आप सभी जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होता है, तो किसी भी जो है हाउस में जाके ये बैठ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से, और किसी भी हाउस में ये सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। ठीक है, सलाह ये जो है किसी भी हाउस में दे सकता है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस ऑफ एनी हाउस, और किसी भी जो है हाउस को ये संबोधित कर सकता है, संबोधन का अधिकार भी होता है, एड्रेस जो है का अधिकार इसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट करें कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री कमेटी एंड प्रोसीडिंग्स, मीन्स जो संसदीय जो समितियां होती हैं और संसदीय जो है प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जो है क्या ये भाग ले सकता है, तो बिल्कुल भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार होता है कि भाई वो जितनी भी संसदीय समितियां हैं उसमें भाग ले सकता है, और जो संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी वो भाग ले सकता है, ठीक है। बात करें कि क्या जो है ये किसी भी हाउस का जो है सदस्य होता है, क्या ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये लोकसभा राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और ना ही जो है इसको किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें वोट करने का अधिकार होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा या राज्यसभा जो है उसमें बैठ सकता है, उसमें अपनी जो है एडवाइस दे सकता है, या फिर जो है किसी भी हाउस को वो है संबोधित जो है कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो वोट करने का अधिकार इसको नहीं होता है, ठीक है, और ना ही जो है किसी भी हाउस का ये सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी इसकी, तो क्वालिफिकेशंस जो भाई क्या जो है इसकी अर्हताएं हैं, तो भाई एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का ये नागरिक होना चाहिए, और मस्ट बी एलिजिबल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मीन्स यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज बनने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कि भाई जैसे क्या ये जो अकेला ही होता है, जो अटॉर्नी जो जनरल होता है महान्यायवादी, तो ये अकेला नहीं होता है, इसके जो नीचे एक मतलब पूरी हायरकी होती है, इसके नीचे सोलिसिटर जनरल भी होता है, इसके नीचे एक एडिशनल सोलिसिटर जो है जनरल होता है। तो जो सेकंड जो रैंक का आपका कह सकते हैं भाई जो सोलिसिटर जनरल जो इसके नीचे होता है वो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स केंद्र सरकार का जो है जो विधिक अधिकारी जो है दूसरे नंबर का वो कौन होता है, सोलिसिटर जनरल होता है, और पहले नंबर का कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है। तो ये सभी को आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने चाहिए भाई, ठीक है। प्रेजेंट में जो आपके अटॉर्नी जनरल कौन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपके वेणुगोपाल नहीं है, तो प्रेजेंट में जो क्या कौन है अटॉर्नी जनरल उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसकी जो सैलरी कितनी होती है भाई, 2.5 लाख इसकी सैलरी होती है। क्या ये पूरी तरीके से परमानेंट होता है, तो ये पूरी तरीके से फुली परमानेंट नहीं होता, ठीक है। क्या ये अपना जो है खुद का केस भी लड़ सकता है, तो बिल्कुल ये अपना खुद का पर्सनल केस लड़ सकता है, ठीक है। एक प्रकार से अगर देखें तो जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी वो एक पार्ट टाइम जो है अधिकारी होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक परमानेंट अधिकारी ये नहीं होता भाई, परमानेंट आपका नहीं होता, ये पार्ट टाइम होता है। इसको जो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह से कभी भी इसको हटाया जा सकता है और इसको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता, और एक पार्ट टाइम अधिकारी होता है ये, मीन्स ये परमानेंट आपका अधिकारी नहीं होता। अपने केस ये खुद के जो है केस लड़ सकता है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस आए तो उसको ये नहीं ले सकता, ठीक है। हालांकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे केस ये लड़ता है, ठीक है, अपने खुद के जो केसेस है वो भी लड़ता है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केस आए तो उसके खिलाफ ये केस नहीं लड़ सकता है, तो ये आपको ध्यान में बातें रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अब हम स्टेट में, तो आप सभी ने देखा कि जो स्टेट में आपका होते हैं एडवोकेट जनरल और सेंटर में होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो स्टेट में जो आपका जो पहला विधिक अधिकारी होता है उसको बोला जाता है महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो हमने देखा जो जो हमने देखा कि जो 76 है आर्टिकल में आपका अटॉर्नी जनरल होता है, अगर उसमें 89 प्लस करेंगे तो आप सीधे जो है स्टेट के जो मतलब आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। मीन स्टेट में आपका होता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता और 160 जो है 5 आर्टिकल, ठीक है। तो 165 आर्टिकल में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भाई 165 आर्टिकल जो रिलेटेड है आपके एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता से रिलेटेड है, ठीक है। और 76 किससे रिलेटेड है, महान्यायवादी से। तो यहाँ पे बात करें कि जो आपका ये जो महाधिवक्ता होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, आपका जो एजी होता है, ठीक है, अटॉर्नी यहाँ पे एडवोकेट जनरल सॉरी। तो अगर इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें जो आपका एडवोकेट जनरल इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, स्टेट में जो आपका कौन होता है, गवर्नर होता है, तो यहाँ पे बाय गवर्नर विद एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य की जो सरकार है उसकी सलाह पर जो गवर्नर है वहाँ का जिस भी स्टेट का, तो वो अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और जो इसको रिमूव जो है हटाता भी कौन है, गवर्नर ही हटाता है, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी सलाह पे। बात करें कि जो है इसको हटाता जब गवर्नर है तो किससे प्लेजर में ये काम करेगा, तो ये आपका जो राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत काम करता है, ठीक है भाई। आपका जो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अगर ये अपना रिजाइन देना चाहे तो किसको देता है, तो गवर्नर को अपना रिजाइन देता है। इसका टेन्योर कितना होता है, इसका जो कार्यकाल जो है भाई फिक्स नहीं होता, क्योंकि जो है एडवाइस ऑफ जो है सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवाइस पे जो राज्यपाल है इसको कभी भी हटा सकता है, ठीक है, और नियुक्त कर सकता है। इसका कोई जो है फिक्स टेन्योर नहीं होता है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करिए राइट टू ऑडियंस। तो यहाँ पे जो इसको जो है सुनवाई का जो अधिकार होता है भाई, जितने भी इंडिया में जो कोर्ट हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी कोर्ट में इसको जो है ये अधिकार दिया गया है कि वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल और आपका जो एडवोकेट जनरल, इन दोनों का अधिकार दिया गया है कि भाई ये इंडिया की किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं। राइट टू ऑडियंस का इनको अधिकार दिया गया है। बात करें कि जो आपका महाधिवक्ता होता है, ठीक है, जिसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, तो ये क्या, ये जो है आपका जो विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव जो आपके असेंबली होता है उसमें बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल जो है ये बैठ सकते हैं। सिटिंग इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में ये बैठ सकते हैं। और एडवाइज इन एनी हाउस, ठीक है। और जो विधानसभा और विधान परिषद किसी भी जो आपके सदन है उसमें ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेट इन स्टेट लेजिस्लेचर कमेटी एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है, राज्य की जो विधायी समितियाँ होती है, राज्य की जो मतलब विधायी जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है भाई। ठीक है। तो क्या ये जो है यहाँ पे विधानसभा या फिर जो विधान परिषद है उसका जो सदस्य होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, ना ही जो है किसी भी हाउस में ये वोट कर सकता है। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं भाई। क्वालिफिकेशंस की बात करें, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, और जो है हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखना चाहिए। ठीक है। मस्ट बी एलिजिबल टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके। अब बात करते हैं अपनी जो नेक्स्ट जो बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैग। तो कैग है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है। कैग को बोलते हैं हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पहले जो है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर दोनों का काम करती थी, नियंत्रक का भी काम करती थी और जो है परीक्षक का भी काम करती थी। ठीक है। लेकिन आज प्रेजेंट में अगर देखें तो केवल और केवल जो है परीक्षक का जो काम करती है, ऑडिटर का काम करती है कैग बॉडी। ठीक है। और नियंत्रक का जो काम करती है सीजीए करती है आपकी। ठीक है। तो ये इसको हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो कैग है उसको क्या बोला जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। कौन से आर्टिकल में कैग आपका है, तो आर्टिकल नंबर 148। तो 148 जो आर्टिकल 148 में आपकी कौन सा जो है किससे रिलेटेड है, 148 आर्टिकल जो है आपका रिलेटेड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। ठीक है भाई। और ये एक संवैधानिक संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा कि मैंने शुरू वाली क्लासेस में आपको बताया था कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, सभी के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। तो हम बात करें कि जो कैग बॉडी है ये क्या होती है, ये एक अपेक्स बॉडी होती है, ऑडिट, एक अपेक्स ऑडिट बॉडी होती है। तो इंडिया की जो अपेक्स ऑडिट बॉडी, जो आपकी भारत की शीर्ष लेखा जो परीक्षक जो संस्था कौन सी होती है, तो भारत की शीर्ष लेखा परीक्षक जो संस्था, इस कैग को ही बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ही बोला जाता है। ठीक है। तो इसका नाम ही है, कैग का नाम क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भारत की शीर्ष लेखा परीक्षक जो है संस्था है, अपेक्स ऑडिट बॉडी है इंडिया की। कैग बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति हमेशा ये उत्तरदायी होती है कैग बॉडी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैग बॉडी हमेशा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपकी रहती है भाई हमेशा पार्लियामेंट के प्रति रहती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जैसे आपने देखा था कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि भाई जो आपने देखा कि सेंटर के जो आपके मंत्री होते हैं उनका जो कलेक्टिव रूप से वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हमेशा और हमेशा लोकसभा के प्रति होता है। लेकिन उनका जो पर्सनल जो है यहाँ पे जो आपका जो पर्सनली जो रिस्पॉन्सिबल किसके जो प्रति रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो राष्ट्रपति के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ऐसे ही बात करें अगर स्टेट जो मंत्री हैं जितने भी, वो सारे के सारे जो है उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होता है, विधानसभा के प्रति होता है। लेकिन उनका व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, जो आपके गवर्नर होता है उसके प्रति होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही सेम जो प्रोसेस में यहाँ पे जो कैग जो बॉडी है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पार्लियामेंट के प्रति होती है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। संसद के प्रति जो है कैग बॉडी रिस्पॉन्सिबल हमेशा होती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें जो कैग का जो चेयरमैन बनाया जाता है उसको अपॉइंट जो है कौन करता है, ठीक है, उसका रिमूवल कौन करता है। तो जो कैग है इसका जो अपॉइंटमेंट, जो इसका जो चेयरमैन है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे एडवाइस भी कहाँ से लेंगे, पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट की एडवाइस पे राष्ट्रपति जो है इसको अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्त करता है और इसको हटाता भी है। ठीक है। अगर ये अपना रिजाइन देना चाहे कैग का जो चेयरमैन, किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल भाई मैक्सिमम जो है 6 वर्ष होता है। और जब तक इसकी आयु 65 वर्ष तक नहीं हो जाती तब तक जो है इसका जो क्या होता है भाई, टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है।
सैलरी की बात करें तो इसकी जो सैलरी होती है भाई 2.5 लाख, 2.5 लाख इसकी सैलरी होती है। और इसकी सैलरी कहाँ से दी जाती है? संचित निधि, भारत की जो है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसकी सैलरी दी जाती है। बात करें कि जो भाई आपका जो ये पद है कैग वाला, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो है आपका ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कैग जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को सौंपता है। अगर जो कैग जो संस्था आपकी सेंटर में है तो वो प्रेसिडेंट को अपनी जो है रिपोर्ट से सौंपेगा। अगर स्टेट की बात आती है तो जो हमेशा स्टेट में कौन बड़ा होता है भाई? गवर्नर। तो गवर्नर को जो है ये सौंपता है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे जो टू एग्जामिन ऑफ कैग रिपोर्ट इन पार्लियामेंट बाय पीएसी, तो यहाँ पे जो लोक लेखा समिति के द्वारा संसद में कैग रिपोर्ट की जांच की जाती है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति है उसके द्वारा संसद में जो भाई कैग अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है भाई, ठीक है, राष्ट्रपति को सेंटर में। तो जो ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, इसकी जो समीक्षा, इसकी जो जांच है कौन करता है भाई? संसद में होती है आपकी एक पीएसी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको लोक लेखा समिति जो है बोला जाता है। तो इसी लोक लेखा समिति के द्वारा संसद में कैग जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसकी ये जांच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो कैग और पीएसी जो है ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, ठीक है। तो कैग इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ पीएसी। तो पीएसी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है भाई? कैग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कैग इज गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैग है किसका गार्जियन है, किसका संरक्षक है? तो यहाँ पे कैग को लोक हित का संरक्षक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर बात करें जो कैग है, यहाँ पे कैग में जैसे इसकी जो रिपोर्ट की जांच संसद में कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा जो समिति, यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें भाई लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 सदस्य। 15 + 7 22, ठीक है। लोकसभा में ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा में 7, ये कम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कैग जब एक बार रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या जो है कैग का चेयरमैन दोबारा से जो है बन सकता है? तो एक बार रिटायरमेंट के बाद दोबारा जो है कभी भी कैग जो है मतलब अन्य किसी भी जो है पद पर कार्य नहीं करता, ठीक है। कैग का जो चेयरमैन एक बार रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद में किसी भी जो है पद पे कार्य नहीं करता है। कैग कोई भी बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। आईएएस अधिकारी या कोई भी जो है आपका विशेषज्ञ हो, ठीक है, उसको बनाया जा सकता है। कैग का जो चेयरमैन है प्रेजेंट में कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कैग की बात करें, वी नरहरि राव आपके थे, ठीक है। पहले जो कैग कौन थे? वी नरहरि राव। और कौन से भाग में है कैग? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। जो कैग है आपका भाग नंबर 5 में पड़ता है। आर्टिकल 148 से 151, 148, 149, 150 और 151, ये सारे चारों आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है भाई? कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है। बात करें कि 148 आर्टिकल में क्या है, तो 148 आर्टिकल में कैग की जो अपॉइंटमेंट किस प्रकार से की जाएगी, इसका रिमूवल कौन और किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका रिजाइन जो है वो ये किसे देगा और इसका टेन्योर सारा जो है 148 में दे रखा है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति, इसको हटाना, इसका जो रिजाइन जो है, ठीक है, और इसका जो कार्यकाल। नेक्स्ट यहाँ पे 149 आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो इसमें पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कैग। तो जो कैग है उसकी क्या क्या जो है पावर्स हैं, क्या उसके जो है कर्तव्य हैं, सारे दिए गए हैं। 150 आर्टिकल में क्या दिया गया है? 150 आर्टिकल में फॉर्म ऑफ अकाउंट मीन्स लोक लेखा का जो प्रारूप है इसमें दिया गया है, ठीक है। जो लोक लेखा है उसका प्रारूप दिया गया है। 151 जो आर्टिकल है उसमें क्या दिया गया है भाई? तो इस 151 आर्टिकल में जो एनुअल रिपोर्ट जो कैग सौंपता है, सेंटर में तो सौंपता है भाई प्रेसिडेंट को, स्टेट में सौंपता है भाई गवर्नर को। तो ये सारी जो एनुअल रिपोर्ट के बारे में दी गई है 151 आर्टिकल में, ओके। बात करें कि 1900 जो है 76 में एक कैग आर्टिकल सॉरी यहाँ पे कैग कानून बनाया गया, ठीक है, 1976 में। तो 1976 से पहले जो है कैग दोनों का काम करती थी, ऑडिट का भी काम संभालती थी और अकाउंट का भी काम करती थी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो तो लेकिन यहाँ पे अब जो आज प्रेजेंट की स्थिति देखें तो ऑडिट का काम तो जो कैग करती है आपकी जो जांच का जो काम करती है, ठीक है। और अकाउंट का जो है काम इसमें सीजीए के द्वारा किया जाता है। सीजीए किसे कहते हैं भाई? सीजीए कंट्रोलर जर्नल एंड अकाउंट बोला जाता है इसको, ए से अकाउंट हो जाएगा, कंट्रोलर जर्नल अकाउंट, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका ये होता है, वित्त जो है मंत्रालय में आपका होता है जो अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जो है भाई आप अकाउंट से यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट्स का काम जो वित्त मंत्रालय में होता है सारा, ठीक है। फाइनेंस से जो रिलेटेड जो काम ये करता है, अकाउंट्स को जो संभालता है कैग सीजीए, ठीक है, कंट्रोलर जर्नल एंड अकाउंट इसको बोला जाता है, ठीक है।
तो हमने देखा कि सेंटर में जो अकाउंट का जो काम है वो कौन करता है भाई, सीजीए बॉडी जो है करता है, ठीक है। और सेंटर में जो ऑडिट का जो काम है वो अब कौन करता है भाई, कैग बॉडी करता है, CAG करता है। यहाँ पे जो है स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो है अकाउंट का और जो ऑडिट दोनों का जो काम है CAG ही आज जो है प्रेजेंट में करता है। लेकिन जो सेंटर में जो अकाउंट का काम कौन देखता है भाई, CGA देखता है, जो फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। 1950 से पहले कंट्रोलर की एक भूमिका जो है हुआ करती थी भाई, ठीक है। और कैग का जो पद है वो कहाँ से लिया है, हमने इंग्लैंड से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 1919 में एक कानून आया जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है अधिनियम। तो इस जो है अधिनियम, इसका जो नाम कैग जो है रखा गया। तो इसी अधिनियम है, इसमें इसका जो है 1919 में जो ये अधिनियम आया, इस जिसमें इसका जो नाम क्या रखा गया भाई, कैग रखा गया, ठीक है। जो एक कंट्रोलर बॉडी हुआ करती थी पहले 1950 में, फिर बाद में 1919 में जो कानून आया तो उसी में जो है इस कंट्रोलर जो बॉडी है उसका नाम रख दिया गया भाई कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले जो है इसका काम कंट्रोलर एंड जो है, कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, नियंत्रक, और जो आपका ऑडिटर का मतलब होता है परीक्षक, मीन्स जांच करने वाला, ठीक है। तो दोनों का जो है काम ये संभालता था कैग, ठीक है। तो पैसा जो है क्या होता था कि भाई इससे पूछ के ले जाता था कितना पैसा खर्च कहाँ पे होता है। तो सारा जो है इसका ऑडिटिंग भी ये करता था कि भाई पैसा जो है कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, उसकी जांच करने का जो है काम यहाँ पे इसका हुआ करता था। आज की डेट में देखें तो जब हमारा संविधान बना तब बेशक हम इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते थे, लेकिन कंट्रोलर की जो भूमिका इसमें मतलब जो कंट्रोलर है कि इसकी कोई भूमिका नहीं होती थी, सिर्फ ये क्या करती थी, ऑडिटिंग की जो है इसकी भूमिका होती थी, ठीक है। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है कि भाई सरकार ने जो पैसा खर्च किया है तो उन पैसों की जो है जांच करना जो है होता है, कैग की जो है ये आपका काम करता है। तो भारत की जो शीर्ष लेखा जो परीक्षक संस्था है, ठीक है, सेंटर के जितने भी आपके खर्चे होते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या फिर मतलब भारत सरकार के द्वारा या फिर कोई भी जो मंत्रालय है, विभाग के द्वारा जो भी खर्चे होते हैं उनकी जांच करने का काम कौन करता है, ये कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी खर्चा हो भारत सरकार का तो ठीक है, तो उसकी ऑडिटिंग की या जांच जो है करने का काम ये करती है संस्था कैग। और स्टेट के जो इतने भी जो तमाम खर्चे होते हैं उसकी जांच करने का काम लोकल गवर्नमेंट के जो भी मतलब जो खर्चे होते हैं उसकी जो है जांच नहीं करता। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जो खर्चे होते हैं उसकी जो ऑडिटिंग करने का काम भी किसका है, कैग का है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है क्या उसका भी जो खर्चे होते हैं, तमाम खर्चे लोकल गवर्नमेंट, क्या उसकी भी जो जांच है कैग ही करता है, तो कैग नहीं करता है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। तो सोलिसिटर जनरल है, संविधान में कहीं पर नहीं है। अटॉर्नी जनरल है वो हमने कहाँ से लिया है भाई, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ये जो सोलिसिटर जो जनरल ये आपका सेकंड लीगल ऑफिसर होता है, जो आपका मतलब किसके नीचे होता है, ये आपका अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है सोलिसिटर जनरल। तो सोलिसिटर जनरल के बारे में हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में कहीं पर नहीं है जिक्र। और जो अटॉर्नी जनरल है वो भी हमने कहाँ से लिया है भाई, ब्रिटेन से लिया है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्लास में हम पार्लियामेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, संसद को। तो आज की क्लास में हमने ये जो है भाई 3 टॉपिक किए हैं, ठीक है। तो आप सभी को कैसी लगी ये क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी ही होगी। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चंस है, ठीक है भाई। क्विक रिवीजन यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक जो सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है भाई, और ये कंटेंट जो है कलेक्ट करने में, ठीक है, और अच्छी प्रकार से ये डिलीवर करने में। तो ठीक है, अगर आपको ये इससे हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।